उनके 4 बेटे थे जो दूसरे नगर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनके यहाँ बहुत से नौकर चाकर काम करते थे, परंतु नौकरों पर रोब नहीं जमाते थे। कुछ नौकर तो कुछ अनाज उनके आंखों के सामने चोरी कर लेते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। परंतु कोई दूसरा नौकर शिकायत कर देता कि जमींदार साहब, आपका वो नौकर चोरी कर रहा है। तब चोरी करने वाले को दंड भी देते थे। एक बार कोई आगंतुक उनके बाग से फल तोड़ रहा था। नौकरों ने उसे पकड़ लिया। उसे बांधकर जमींदार साहब के पास ले आए। जमींदार साहब ने देखा कि मात्र एक फल के लिए इस आदमी को बांध लाए हैं, तो थोड़ा हैरान हुए कि नौकर तो रोज थैले भर चोरी छुपे फल तोड़ ले जाते हैं, परंतु एक फल के लिए इस आदमी को बांध लाए हैं। जमींदार साहब नौकरों से बोले, तुम लोग जाओ, काम देखो, मैं इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जब नौकर चले गए तो अनवर सिंह उस नौजवान से बोले, बेटे माफ करना, दरअसल बड़े लोगों के पास अपनी आंख नहीं होती, मगर सुनने के लिए कान अवश्य होते हैं। कानून का यही नियम है कि मेरे नौकर मेरे ही आंखों के सामने चोरी करते हैं, परंतु देखते हुए भी मैं अंधा हूं। और जब नौकर बिना गलती के भी किसी को पकड़ लाते हैं, तो मैं यह जानते हुए कि वह बेगुनाह है, फिर भी उसे सजा देनी पड़ती है, क्योंकि सुनने के लिए मेरे पास कान है और उसके खिलाफ गवाह है। अब मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर देता हूं, तुम भाग जाओ, परंतु ध्यान रहे किसी नौकर की पकड़ में मत आना, वरना तुम्हें सचमुच सजा मिल जाएगी। वह लड़का बोला, जमींदार साहब, मैं आपके पास काम के लिए आ रहा था, लेकिन मुझे भूख लगी थी तो पेड़ से गिरा एक फल उठा लिया, तो मुझे उस नौकर ने पकड़ लिया जो खुद पेड़ से फल तोड़ रहा था। मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं। मेरा नाम रमेश है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अनाथ हूं। आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। जमींदार ने उसे अपना स्वयं का सेवक रख लिया। अब रमेश जमींदार साहब का खास सेवक था। वह जमींदार साहब की खूब सेवा किया करता था। उधर जमींदार साहब के बेटे अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर लौट आए। वे अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगे। जमींदार साहब की राज दरबार में अच्छी पैठ थी। फल, सब्जी, दूध, दही और अनाज जमींदार साहब के यहाँ से ही राज दरबार जाता था। इसलिए राजा रानी जमींदार साहब को सम्मान देते थे। इधर कुछ दिनों से जमींदार साहब की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। एक तो उम्र का प्रभाव और बीमारी के वजह से जमींदार साहब को लगने लगा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें चिंता सताने लगी थी कि मेरे बाद मेरे बेटे जमीन जायदाद के लिए खूब लड़ेंगे, क्योंकि जमीन जायदाद ऐसी चीज है कि भाई को भाई से अलग कराती है। वह जायदाद के लिए मरने मिटने पर उतारू हो जाते हैं। जमींदार साहब ने अपने नौकर को बुलाया और समझाया कि वो 4 बड़ी बड़ी हंडिया लाए। जब वह हंडिया ले आया तो जमींदार साहब ने चारों हंडिया में अलग अलग चीजें भरकर अपने नौकर से अपने चारपाई के चारों पायों के नीचे गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जमींदार साहब की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया और बताया कि बेटे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, परंतु तुम लोग चिंता मत करना, ना मेरे लिए दुखी होना, क्योंकि संसार का यही नियम है कि जो आया है उसे अवश्य ही जाना पड़ता है, और मेरा समय आ गया है। मैंने अपने धन का बंटवारा तुम चारों में बराबर बराबर भाग में कर दिया है और अपनी चारपाई के चारों पायों के नीचे गाड़ दिया है। अभी अपना अपना पाया चुन लो और मेरे मरने के बाद अपना अपना हिस्सा निकाल लेना। और ये मेरा नौकर रमेश मेरे बाद मेरे छोटे बेटे के हिस्से में रहेगा। और चारों भाइयों ने अपना अपना पाया चुन लिया।
बंटवारा करने के कुछ दिन बाद ही जमींदार साहब चल बसे। चारों भाइयों ने जमींदार साहब के मृत्यु संस्कार के बाद अपना अपना हिस्सा निकालने के लिए आए। बड़े भाई के हिस्से सोना चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण आए। उसकी हंडिया में यही सब भरा था। दूसरे भाई के हंडिया में सोने के मोहरें भरी थी। तीसरे भाई के हंडिया में कुछ पशुओं की हड्डी और फलों की गुठली भरी थी। चौथे की हंडिया में सिर्फ मिट्टी भरी थी। दो बड़े भाई तो बहुत खुश थे कि पिताजी ने हमें हीरे जवाहरात दिए हैं, सोने के सिक्के दिए हैं। छोटे दोनों भाई अपने पिता से बहुत नाराज थे कि मेरे पिता ने हमारी किस गलती के कारण हमें कंगाल कर दिया। अच्छा मजाक किया है पिताजी ने हमारे साथ। वह अपने पिता को भला बुरा कहने लगे। तब उनके नौकर रमेश ने बताया कि भाई, मालिक ने कहा था कि सबको बराबर हिस्सा देकर जा रहा हूं। उनकी बातों में और इन हंडियों में रहस्य छुपा हुआ है। आप सबसे पहले किसी अच्छे जानकार से इन हंडियों का रहस्य समझिए। चारों भाइयों को लगा रमेश ठीक कह रहा है, हमें अवश्य ही किसी ज्ञानी की मदद लेनी चाहिए। चारों भाइयों ने बहुत सारे विद्वान लोगों से सलाह लिया, परंतु किसी ने हंडियों का रहस्य सही नहीं बता पाया। तब रमेश ने बताया कि आप सब राज दरबार जाओ और राजा से मिलो। राजा ही एकमात्र ज्ञानी है जो इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। चारों भाई रमेश की बात मान राज दरबार के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार से मुलाकात हो गई। राजकुमार चारों भाइयों को जानता था तथा बहुत प्रेम से मिलता था, परंतु आज बहुत बेरुखी से मिला। जब चारों ने राजा साहब के बारे में पूछा कि क्या राजा साहब दरबार में मौजूद हैं, तो राजकुमार ने बताया कि हाँ मौजूद तो हैं, परंतु पागल हो गए हैं। इतना कह राजकुमार चला गया। चारों भाई सोचने लगे कि अच्छा भला राजा पागल कैसे हो गए। शायद राजकुमार का मुंड ठीक नहीं है या राजा से लड़कर आया होगा। चलो किसी और से पता करते हैं। आगे जाने पर राजकुमारी बाग में टहलती हुई मिली। वह बहुत कम कपड़ों में मदमस्त होकर टहल रही थी। चारों भाइयों ने सोचा राजा के विषय में राजकुमारी से पूछ लेते हैं, परंतु एक साथ उसके पास चारों का जाना ठीक नहीं रहेगा। उसने बहुत कम कपड़े पहन रखा है। चारों के जाने से वह बुरा मान जाएगी। सबसे छोटा भाई जाए और पूछ कर आए। छोटा भाई राजकुमारी के पास गया। उसे अपने ओर आते देख राजकुमारी ने सोचा, यह जमींदार का बेटा मुझ पर मोहित हो गया है और शक्ल सूरत का कोई बुरा नहीं है, शरीर से भी तंदुरुस्त है। मेरी शादी तो इसके साथ भी जम सकती है। छोटे जमींदार ने राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी जी, राजा साहब दरबार में हैं। राजकुमारी ने कहा कि तुम्हें राजा से मिलकर कोई फायदा नहीं होने वाला। राजकुमारी कह रही है कि राजा अंधे हो चुके हैं। चारों भाई पुनः आगे बढ़े। संयोग से रानी मिल गई। वह तालाब के तरफ जा रही थी। चारों भाइयों ने रानी को प्रणाम किया और पूछा कि राजा साहब दरबार में हैं। तब रानी ने कहा कि राजा तो 1 माह पहले मर गए। अब तुम लोग किससे मिलने जा रहे हो? चारों ने सोचा ये सब क्या हो रहा है। राजकुमार कहता है, राजा पागल हो गए हैं। राजकुमारी को राजा अंधे दिखते हैं। रानी को राजा मरा हुआ दिखते हैं। चलो द्वारपाल से पूछते हैं। चारों ने जब द्वारपाल से पूछा कि राजा साहब दरबार में हैं, द्वारपाल बोला, हाँ हाँ दरबार में मौजूद हैं और अकेले बैठे हैं। उनसे मिलने का सही मौका है। चारों भाई राजा के पास गए और उनको प्रणाम कर अपनी समस्या बताई कि मेरे पिता अनवर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है और मरने से पहले हम 4 भाइयों में बंटवारा कर दिया था।
एक भाई को सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण मिले हैं, दूसरे को हंडिया में सोने का सिक्का, तीसरे को हंडिया में कुछ जानवरों की हड्डी और फल के गुठली मिली है, जबकि चौथे को मिट्टी भरा घड़ा मिला है। पिताजी का क्या तात्पर्य था, हम समझ नहीं पाए हैं। कृपया आप हमें बतलाने की कृपा करें। राजा ने कहा कि जिन्हें हीरे जवाहरात मिले हैं उन्हें हंडिया के अलावा घर में मौजूद सभी हीरे जवाहरात उसी के हिस्से में मिले हैं। जिन्हें सोने की मुहरें मिली है उसे घर के सभी मुहरें और असरफियां मिली है, और जिन्हें हड्डी और गुठली मिली है तो समझ लो उसे बाग बगीचा और गौशाला मिला है, और जिन्हें सिर्फ मिट्टी मिली है उन्हें सारी जमीन मिली है। अब तुम चाहो तो वापस में तालमेल बैठाकर फेर बदल कर राजी खुशी रह सकते हो। चारों भाई राजा की बातें सुन बहुत खुश हुए। तब चारों भाइयों ने कहा कि 3 सवाल आपके अपने घर की है, अगर आप नाराज ना हो और इजाजत दें तो हम पूछें। राजा बोले अवश्य पूछो। तब बड़े भाई ने बताया कि हमसे बाहर जाते राजकुमार मिले। हमने उनसे पूछा राजा साहब दरबार में हैं? तो उन्होंने बताया हाँ है, परंतु पागल हो गए हैं। हमने आपके बारे में राजकुमारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप दरबार में तो हैं परंतु अंधे हो चुके हैं। जब हमने यही रानी साहिबा से किया कि आप दरबार में हैं, तो रानी साहिबा ने कहा कि आप तो 1 माह पहले। राजा बोले रानी का कहना ठीक है कि मैं 1 माह पहले मर चुका हूँ। वास्तव में रानी चाहती है कि मैं सब कुछ भूलकर पहले की तरह उससे प्यार करता रहूं, परंतु मैं अब वैसा नहीं कर सकता। मुझे प्रजा और बेटे बेटियों का ख्याल भी रखना है। 1 माह से राजकुमारी के लिए सुयोग्य वर की तलाश में हूँ, इसलिए रानी से कोई विशेष बात नहीं हुई है। इसीलिए रानी को मैं मरा हुआ लगता हूँ। राजकुमार को तत्काल राजगद्दी चाहिए, परंतु मैं उसे तब राजगद्दी सौंपूंगा जब वह संपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ले और सुयोग्य राजकुमारी से विवाह कर ले। उसकी मांग पूरी नहीं करने के कारण उसे पागल लगता हूँ। आजकल राजकुमारी को कोई भी लड़का पसंद आ जाता है। वह चाहती है कि मैं उसका विवाह किसी से भी कर दूं। उसकी इच्छा नहीं पूरी होने के कारण मैं उसे अंधा दिखता हूँ। इश्क एक तात्कालिक रोग है जो हमेशा नहीं रहता, 1-2 साल बाद उतर जाता है। राजकुमारी की शादी हम किसी गरीब से कर दूं, तो आज तो उसे अच्छा लगेगा, परंतु 2-4 साल बाद उसे अपने काम उसे खुद करने पड़ेंगे। भोजन उसे स्वयं बनाना पड़ेगा। तब उसे समझ में आएगा कि मैंने गलती कर दी है, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी पिता चाहता है कि बिटिया को भरपूर प्यार मिले।